Hey guys, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend guider Nisha Sharma. Very first, thank you so much for your great love for Haryana GK. Unexpected, thank you. So, कल हमने फर्स्ट क्लास में हरियाणा हिस्ट्री का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको एंशियंट से रिलेटेड हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे, वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जो हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड है, मतलब मेडिवल हिस्ट्री। हरियाणा की नहीं, जो बेसिकली अपनी इंडिया की हिस्ट्री है मेडिवल, उस मेडिवल हिस्ट्री में जो हरियाणा का सेक्शन निकलेगा मैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत इंटरेस्ट में ना के बहुत हिस्ट्री है, बट हमारा मतलब है सिर्फ हरियाणा के इश्यूज को पढ़ना। ठीक है, सो थोड़ा सा फीडबैक के भी चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने हर्षवर्धन को कंप्लीट किया था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हरियाणा में बेसिकली कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं होता, छोटे छोटे राजा होते हैं जिनको गुज्जर है, प्रतिहार वंश है, ये सामने आ जाते हैं। ठीक है, कौन से वंश सामने आ जाते हैं? गुज्जर प्रतिहार वंश। तो मतलब छोटे मोटे राजा जो है लोग सामने आ जाते हैं। गुज्जर प्रतिहारों का एक राजा है जिसका नाम हुआ है महीर भोज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा कौन था भाई? महीर भोज था, जिसका शासनकाल 836 से लेके 855 तक रहा था। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड हमें याद रखना है। जो महीर भोज के बारे में हमें जानकारी है वो मिलती है पेहवा अभिलेख से। पेहवा आपको पता होगा ना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की साइड है पेहवा अभिलेख। पेहवा अभिलेख पिंडदान के लिए फेमस है। पांडु पिंडारा तो बाद में आया था, मतलब जैसे कि पिंडदान इन द सेंस जैसे मुक्ति नहीं करवाते हैं, पितरों की मुक्ति करवाते हैं। जैसे पितरों की मुक्ति जैसे कि हम गयाजी में जाके करवाते हैं, गयाजी बिहार में है ना, कि भाई पितरों की मुक्ति करवानी है तो गयाजी चले जाओ। तो उसी तरीके से हरियाणा में पितरों की मुक्ति करवानी है तो भाई ये जो पितरों की मुक्ति का स्थल हरियाणा में पेहवा है, जिसको हरियाणा का गयाजी बोलते हैं। ठीक है, तो हरियाणा का गयाजी कहा जाता है पेहवा को। पता है क्यों है पेहवा ऐसे मुक्ति का स्थल? क्योंकि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो आपको पता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने सारे लोग मारे गए थे और सारे ही सगे संबंधी थे। तो अर्जुन को लगा यार मेरे सारे साथी संगी सब मर गया, मैं किस किस का क्रियाकर्म करूं, किस किस का पिंडदान करूं, मतलब मैं क्या क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कोई टेंशन की बात नहीं है, इस धरती पर जो भी मरे मैं इस धरती को ही ऐसे कर देता हूं कि यहाँ पर जो भी मरे उसको कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मरने के बाद 13वीं तक करते हैं भाई, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिक मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ मरने कहते हैं कि पेहवा वाले लोग कहते हैं कि हम तो जैसे कि ये 12वीं 13वीं पितृदान कर्म कांड करते ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक वहाँ के लोगों को भगवान श्री कृष्ण की ने कहा था तो वहाँ पर क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, फिर पांडु पिंडारा बाद में आएगा, वो पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना याद रखना कि पेहवा में अभिलेख है। पेहवा को क्या कहा जाता है? गयाजी। क्वेश्चन आता है पेहवा 9वीं शताब्दी में किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे प्लेस? तो यहाँ से भाई घोड़ों का व्यापार बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, किसका व्यापार बहुत ज्यादा होता था? घोड़ों का। तो पेहवा जो है बच्चे वो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, पेहवा किस लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था पेहवा। और इसी शताब्दी के आसपास 9वीं शताब्दी के आसपास हमने पहले डिस्कस कर लिया था, संगीत के जो स्वर हैं अग्रोहा में, वो भी 9वीं शताब्दी के आसपास मिलते हैं अग्रोहा में। और एक सूर्य देव की मृत्यु और टकसाल, ये क्वेश्चन याद रखना। टकसाल होती है ना जहाँ सिक्के छपते हैं। ठीक है, तो टकसाल कहाँ मिलती है भाई? अग्रोहा में ही मिलती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वंश हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और ऐसे ही लड़ते झगड़ते एक वंश आ गया, कौन सा भाई? तोमर। एक वंश, यहाँ से इतना ही याद रखना है बस। 9वीं शताब्दी में राजा था गुज्जर प्रतिहार वंश का महीर भोज। महीर भोज का वर्णन पेहवा अभिलेख। पेहवा को हरियाणा का गयाजी कहा जाता है। किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के व्यापार के लिए। और इसी टाइम में अग्रोहा में 7 सवरों का पता चला और एक टकसाल और एक सूर्य देव की मूर्ति मिली। कहाँ पर? अग्रोहा में, इसी टाइम पीरियड में, मतलब 9वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, गॉट इट। फिर ऐसे ही लड़ते लड़ते भाई राजा आ जाता है, मतलब शासक जो आ जाता है वंश, वो कौन सा होता है? तोमर वंश। कहते हैं इन्होंने दिल्ली बसाई थी, ऐसा कहा जाता है। तोमर वंश का राजा था अंगनपाल। तोमर वंश का राजा कौन था भाई? तोमर वंश का राजा था अंगनपाल। कौन था? अंगनपाल। किसका राजा था? तोमर वंश का राजा था। अंगनपाल से जो क्वेश्चन आएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंगनपाल सेकंड ने सूरजकुंड मेले का निर्माण करवाया था। सूरजकुंड मेला
ठीक है। तो सूरज कुंड मेले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था बच्चे? अंगनपाल ने। ठीक है, सूरज कुंड मेले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? अंगनपाल ने करवाया था। किसका निर्माण? सूरज कुंड मेले का निर्माण। ठीक है, तो ध्यान रखना, सूरज कुंड मेले का निर्माण किसने करवाया था बच्चे? अंगनपाल ने करवाया था सूरज कुंड मेले का निर्माण। अब ये क्यों फेमस है? कहते हैं सूर्य की ऐसे शेप में बना हुआ था, और इसके लिए मैंने आपको वीडियो आज डाली भी थी। सूरज कुंड मेला करंट इवेंट सूरज कुंड मेला की कहाँ लगा था, पिछला कहाँ लगा था, इस साल कहाँ लगेगा, इसको 100% कर लेना, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है यहाँ से। ठीक है, इसके साथ मैं दोबारा से भी पोस्ट कर दूंगी वो वीडियो सूरज कुंड मेले वाली, वो पक्का 100% करके जाना, वहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। या तो मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है सूरज कुंड मेले पे। ठीक है, तो उसको भी मैं इसके साथ आपको पोस्ट कर दूंगी, वो 100% देखनी, एक क्वेश्चन पक्का आएगा वहाँ से। पिछला कहाँ लगा था, कहाँ सा लगा था, थीम स्टेट कौन सा है, थीम ये कौन सा है, तो यहाँ से 100% लिख के चलो, क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो सूरज कुंड मेले का निर्माण किसने करवाया था भाई? अंगनपाल सेकंड में करवाया था। और ये कहते हैं सूरज कुंड सूर्य की निशानी का कुछ कुंड था, तो वो आपको पता हर महीने फरवरी में लगता है। हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा मेला होता है सूरज कुंड का मेला। और कहते हैं यहाँ पर एक मयूर झील होती थी बहुत पहले, तो क्वेश्चन बन सकता है सूरज कुंड मेला जहाँ पर है वहाँ पर पहले क्या थी? वहाँ पर पहले एक मयूर झील होती थी। ठीक है, वहाँ पर पहले क्या होती थी? एक मयूर झील होती थी। ठीक है, आपको ये चीज़ क्या करना है, ध्यान रख लेना। फिर भाई तोमर वंश जब धीरे धीरे था तो भारत में मुस्लिम्स जो है आक्रमणकारी आने लगे। जैसे मुस्लिम आक्रमण धीरे धीरे कहने का मतलब ये वंश भी खत्म होता चला गया। और जब मेडिवल हिस्ट्री की हम स्टार्टिंग करते हैं तो भारत में अरबियों का आगमन होता, मोहम्मद बिन कासिम आता है अटैक करने, बट मोहम्मद बिन कासिम हरियाणा का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाता, तो हमें जरूरत नहीं उसको पढ़ने की। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद तुर्की लोग आ जाते हैं, तुर्की अटैक करने लग जाते हैं, और एक तुर्की होता है हरियाणा में जो अटैक करता है इस वंश के बाद। द नेम ऑफ, आप स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लिया करो मेरे बिना कहे, जब ऐसे यहाँ तक का बोर्ड हो जाए ना तो अंडरस्टूड है कि मैडम अब इसको किसी भी समय रफ कर सकती है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पर एक शासक आता है जिसका नाम होता है महमूद गजनवी। मोहम्मद गजनवी भी बोल देते हैं भाई, महमूद गजनवी बोल देते हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कई तो इसी बात पे कमेंट्री लग जाते हैं, ये मोहम्मद था, ये महमूद था। ठीक है, तो महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी। वैसे तो महमूद गजनवी भाई भारत पर सबसे ज़्यादा बार आक्रमण करने के लिए फेमस है। इसने इंडिया पर 17 बार आक्रमण किए हैं। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए बच्चे? 17 बार आक्रमण किए हैं। मतलब ये अपने आक्रमणों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। सर्वाधिक बार भारत पर आक्रमण करने वाला बंदा माना जाता है किसको? मोहम्मद गजनवी को माना जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण होता है वो 1025 में होता है सोमनाथ के मंदिर पर, बट वो अपने हरियाणा में नहीं है, बट वैसे नॉलेज के लिए इसका प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, जो बहुत भव्य मंदिर था सोमनाथ का, वो। अब जो महमूद गजनवी था इसका मकसद हरियाणा में राज जमाना नहीं था ज़्यादा, इसका मकसद था हरियाणा से लूटपाट करना। आपको पता भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस टाइम, जो भी आता भारत से लूटपाट करके ले जाता। और लूटपाट के अलावा इनका जो दूसरा प्रसिद्ध मकसद था वो था इस्लाम धर्म को स्थापित करना। जब प्राचीन भारत खत्म होता है तो उधर इस्लाम, जब उसी टाइम जब प्राचीन भारत खत्म होता है, जो अपना हजरत मोहम्मद है उनकी मृत्यु भी कुछ इसी एरा के दौरान होती है, तो उनके जो पैगंबर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, उनको ये हो जाता पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दें, मतलब मुस्लिम धर्म को फैला दें। तो इस्लाम को फैलाने के लिए भी ये लोग आते थे, और इन लोगों का मकसद क्या था? इस्लाम को तो एस्टेब्लिश करना और हिंदू धर्म को विनाश करना। तो ये मूर्तियां बहुत तोड़ता था, हिंदू मंदिरों को लूटा, हिंदू मूर्तियां तोड़ता, बहुत मूर्तियां तोड़ता था। तो मूर्ति तोड़ने की वजह से इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, मूर्ति तोड़ने की वजह से इसको क्या कहा जाता है बच्चे? मूर्ति भंजक। मूर्तियां तोड़ने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? महमूद गजनवी को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां तोड़ता था, इसीलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। हरियाणा में ये 2 बार अटैक करता है, 1009, 1014। वैसे तो इसने 1001 से लेके और 1025 तक खूब अटैक किए हैं, ठीक है, 17, बट हरियाणा में इसने 2 बार अटैक किए हैं, 1009 और 1014। दोनों ही बार इसने स्थानेश्वर या यू कैन राइट थानेश्वर वर्तमान, ठीक है, दोनों ही बार इसने कहाँ पर आक्रमण किए हैं भाई? थानेश्वर पर ही आक्रमण किए हैं। पहली बार तो ये कुछ खास सफल नहीं हुआ अपने आक्रमण में, 1009 वाले आक्रमण में, लेकिन जो बच्चे 1014 वाला अटैक था, जो 1014 वाला आक्रमण था,
उसमें ये काफ़ी सफल रहता है। सफल क्या रहता है, मतलब थानेश्वर में मंदिर होता है, उसमें मूर्ति होती है विष्णु भगवान की, ठीक है, जिसको चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति कहा जाता है। चक्रा स्वामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस क्वेश्चन गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चक्रा स्वामी की मूर्ति कहा जाता है, मतलब चक्र स्वामी की मूर्ति कह दो, चक्रा स्वामी की मूर्ति कह दो, मतलब विष्णु भगवान से आई थिंक ये रिलेटेड थी, विष्णु भगवान से ही मानते हैं भाई चक्र स्वामी महाराज को, ठीक है, ये विष्णु भगवान से ही रिलेटेड थी। तो भाई ये चक्रा स्वामी महाराज की मूर्ति ले जाता है उठाकर, और ये कहते हैं इतना बदतमीज़ है ये, इसने मतलब ये चक्रा स्वामी की मूर्ति जो मक्का मदीना की सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर लगवा दी कि आते जाते लोगों के पैर उसके ऊपर जाए। मतलब इतना धर्म को अपमानित करते थे ये इस्लाम वाले लोग कि इतना इस्लाम को बढ़ावा दे रहे थे और हिंदू धर्म को इतना बेकार जो इन्होंने बना दिया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद गजनवी ने किस टाइम, मतलब किस मंदिर से चक्रा स्वामी की मूर्ति को ग्रहण किया, तो किस मंदिर से, थानेश्वर मंदिर से, कब, 1014 में, ठीक है, कब किया भाई, 1014 में, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर मोहम्मद गजनवी अपने चला जाता है वापस तुर्क, उसको कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, मतलब आप सक्सेसर्स तो होते ही हैं, किसी भी राजा के उत्तराधिकारी लोग तो होते ही हैं, तो वो आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो इसी का एक उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम होता है मसूद, ठीक है, मसूद। तो क्वेश्चन आता है मसूद ने हरियाणा में कहां पर आक्रमण किया, ठीक है, तो हांसी और सोनीपत, ठीक है, इसने कहां आक्रमण किया भाई, हांसी और सोनीपत, इसने कहां आक्रमण किया, हांसी और सोनीपत पर आक्रमण किया कि इसने भाई, मसूद ने, ठीक है। और क्वेश्चन आता मसूद ने फिर अपनी राजधानी किसको बनाया भाई, हांसी को बनाया, ठीक है। तो मसूद की राजधानी कौन सी थी, हांसी को इसने जो है अपनी क्या किया भाई, राजधानी बना लिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ भारत के राजा आगे आते हैं, चौहान वंश वगैरह आ जाता है, और वो धीरे धीरे मसूद की कहानी खत्म कर देते हैं। जो तोमर वंश का ही शासक होता है, तोमर वंश का ही शासक जिसका नाम होता है कुमारपाल, ठीक है, तोमर वंश का शासक होता है कुमारपाल, तो वो धीरे धीरे चौहानों की सहायता से इस मसूद की कहानी खत्म करवा लेता है और खुद जो है अपना राज एक तरह से वापस ले लेता है। बट हमें तो एग्जाम के लिए यहाँ से यही क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन से मंदिर पर अटैक हुआ, मसूद ने कहाँ अटैक किया, हांसी और सोनीपत, और मसूद ने अपना राजधानी क्षेत्र किसको बनाया, हांसी को जो है बसाया, ठीक है। क्लियर भाई, क्लियर। अब जो तोमर वंश को है उनको हरा दिया चौहान वंश के राजाओं ने, ठीक है। चौहान वंश सुना होगा आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है भाई इतिहास में, बट हमें यहाँ मज़े नहीं लेने ज़्यादा, हमें पढ़ाई करनी है, सो हम पढ़ाई करते हैं। इसके बाद हरियाणा में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चौहान वंश। चौहान वंश का शासक था, यू ऑल नो वेल, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। चौहान वंश का शासक था कौन भाई, पृथ्वीराज चौहान जो है शासक था कौन, चौहान वंश का, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने अपना किला बनाया था हांसी में, जिसको आसिरगढ़ का किला बोलते हैं, ठीक है। आसी का किला या आसिरगढ़ का किला या हांसी का किला बोल देते हैं, और इसको तलवारों का किला भी कहा जाता है। तलवारों का किला किसको कहा जाता है भाई, हासिरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है, तलवारों का किला भी कहा जाता है, किसको, हासिरगढ़ के किले को कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा में एक और किले बनाया था, जो कौन सा था, गोहाना। तो ये भी क्वेश्चन आता है, गोहाना, गोहाना का किला भी किसने बनवाया था भाई, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, किसका, गोहाना का किला भी। अब जो पृथ्वीराज चौहान से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमें याद करना है, पृथ्वीराज चौहान, अब होता क्या बच्चे, जब पृथ्वीराज चौहान का राज्य होता है, जब पृथ्वीराज चौहान का शासक होता है, तो आपको पता दूसरी तरफ से जो तुर्की थे, जो इस्लामिक पीपल्स थे, वो इंडिया पर अटैक करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे। मोहम्मद गजनवी के बाद भारत पर अटैक किया मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनवी के बाद भारत पर अटैक किया किसने, मोहम्मद गोरी ने, किसने किया, गोरी ने। अब ये मोहम्मद गोरी जब भारत पर अटैक करता है, तो आपको पता है भारत में राजा होता है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। होता क्या है, मोहम्मद गोरी का कोई खास इरादा नहीं था पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने का, लेकिन फिर भी इसको लगता है यार मैं तो जीतूंगा, मोहम्मद गजनवी इतनी बार अटैक करके चला गया, तो क्या पता भाई मैं भी यहाँ से कुछ हाथ लेके आऊँ, इसका मतलब हिंदुस्तान तो यूं ही है, कोई भी अटैक कर देता है।
तो भाई मोहम्मद गोरी भी पहुंच जाता है अटैक करने, और इसका सामना होता है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। इन दोनों के बीच 2 युद्ध लड़े जाते हैं। कितने युद्ध? 2 युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध ये लड़ा जाता है 1191 में, और ये लड़ा जाता है नेक्स्ट ईयर, बताऊंगी पूरी कहानी, 1192 में। पहला लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, और दूसरा भी सेम लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। ठीक है, दूसरा भी लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। अब होता क्या है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज का साथ देता है अंगनपाल। अंगनपाल, ठीक है, दिल्ली का जो इसके नाना नूना ही होते हैं, ये अंगनपाल जो है इसका साथ देता है। किसका भाई? पृथ्वीराज चौहान का। अब होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, छोटी सी स्टोरी है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच, और मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद गोरी आता है इधर से, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से निकलता है, और बीच में करनाल में खाली मैदान होते हैं। करनाल में ही जगह है तराइन, जिसको हरियाणा जीके में आपको तरावड़ी भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तरावड़ी का युद्ध भी कह सकते हैं, तराइन का युद्ध भी कह सकते हैं। तो भाई ये युद्ध होता है किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच, और पृथ्वीराज चौहान को अंगनपाल सपोर्ट करता है, और पृथ्वीराज चौहान कुल मिला के बुरे तरीके से हरा देता है किसको? मोहम्मद गोरी को। ध्यान से सुनना आप, मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है। अब मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है तो बीच में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी आ जाती है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान एक गुजरात का राजा होता है जयचंद नाम से। ठीक है, जयचंद। जयचंद की एक बहुत सुयोग्य पुत्री होती है जिसका नाम होता है संयोगिता। संयोगिता को भारत का दुर्भाग्य कहा जाता है, कारण बताती हूँ क्यों। तो जयचंद की एक खूबसूरत सी पुत्री होती है संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान अपने एक मतलब भाई जीत गया इतना बड़ा युद्ध, पार्टी शार्टी ऑर्गेनाइज करता है। पार्टी शार्टी में संयोगिता, जयपाल सबको इनवाइट किया जाता है। लव एट फर्स्ट साइट, संयोगिता को एक ही बार में पृथ्वीराज चौहान पसंद आ जाता है, दोनों को एक दूसरे पसंद आ जाते हैं। तो इधर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेके बहुत क्रेजी है, लेकिन जो जयचंद है वो नहीं चाहता कि इनकी शादी हो। क्यों भाई? क्योंकि कास्टिज्म है ना, कहाँ तो चौहान राजा, कहाँ ये राजपूत राजा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा। तो कास्टिज्म सिस्टम था, ये दिल्ली के ठहरे इतने बड़े राजा और ये छोटे से वंशज, तो ये भी नहीं चाहते थे, इसके नाना नूला लोग और कोई भी नहीं चाहता था इनकी शादी हो। लेकिन क्या किया, जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रच दिया। भाई संयोगिता है और लड़की है तो स्वयंवर, तो पहले स्वयंवर पढ़ने मतलब चूज करने की परंपरा होती थी, खुद ही वर। जमाना लौट के आ रहा है, बस तरीका बदल रहा है। पहले बड़ी महफिल में स्वयंवर चूज करते थे, अब तो स्वयंवर चूज करके पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, ऐसा जमाना आ गया बुरा। ठीक है, अब फिर ये इसने जयचंद ने क्या किया कि मिट्टी की मूर्ति बनवा दी पृथ्वीराज चौहान की, और ये अपमानित करने के लिए भाई सब राजाओं को बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बसाया, क्योंकि इसको पता था पृथ्वीराज चौहान को बुलाता तो संयोगिता उसी से शादी करती। बट सभी राजाओं को बुलाता है, इसकी मिट्टी की मूर्ति बना देता है पृथ्वीराज चौहान की। और संयोगिता भी कम थोड़ी ना थी, भूत सवार था इस पे भी प्रेम का। इसने उठा के मिट्टी की मूर्ति को ही माला पहना दी भाई पृथ्वीराज चौहान की, और पृथ्वीराज चौहान इसको भगा के ले जाता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब बताओ, जिस पिता की लड़की भाग गई, क्या उस पिता को बेचारे को नींद आएगी? अब जो जयचंद है, यहाँ से सुनना, ये भी बेचारा गलत तो नहीं है। इतिहास में कहते हैं, संख्या में पढ़ते हैं, भारत में जयचंद जैसे गद्दारों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि देश का नाश करवाया, मुसलमानों के हाथों में देश आ गया इसकी वजह से। अब यहाँ कास्टिज्म की बात नहीं चल रही भाई, आई एम नॉट अपोजिट ऑफ कास्टिज्म, कोई मुस्लिम स्टूडेंट भी हो सकता है मेरा, डेट इज डिफरेंट थिंग, बट हम यहाँ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अपने इतिहास की बात कर रहे हैं। तो जयचंद जो है, जयचंद इसको न्योता देता है दोबारा इसको मोहम्मद गोरी को, कि मोहम्मद गोरी तू शांत मत बैठ, दोबारा अटैक कर पृथ्वीराज चौहान पे, मैं तेरी हेल्प करूंगा बिल्कुल। मोहम्मद गोरी लगता है यार पहले में तो करी नहीं इसने, अब मेरी देखूंगा कहाँ हेल्प करेगी। बट मोहम्मद गोरी को लगता है यार कह रहा है तो चला जाऊं। होता क्या है, इधर तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के चक्कर में पागल, इधर जो मोहम्मद गोरी है वो युद्ध की तैयारियों में पागल, वो युद्ध की रणनीति बना रहा है, वो अपनी लव स्टोरी बना रहा है, दोनों अपोजिट चीजें हो रही। ठीक है, आपने कहावत सुनी होगी ना, एक चींटी दीवार पे बार बार चढ़ती है और फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, 13वीं बार वो चींटी चढ़ जाती है दीवार पे।
मोहम्मद गोरी सीन को देख रहा था। मोहम्मद गोरी के मन में भी आया, यार मैं भी इतनी बार हारा हूँ, मतलब कहता है पृथ्वीराज जो का दरबारी कवि होता है, पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि मोहम्मद गोरी ने तो बहुत बार मेरे राजा पे अटैक किया था बट कभी जीता नहीं। तो एग्जैक्टली जब मोहम्मद गोरी देखता है यार चींटी बार बार चढ़ रही है और फिर भी फाइनल चींटी चढ़ गई, तो मैं भी एक बार और अटैक करके देख लेता हूँ क्या जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको भी सीख लेना चाहिए, यदि बार बार असफलताएं मिल रही हैं, असफलता मिलती है मतलब हम यहाँ तक पढ़ चुके होते हैं, यहाँ तक असफलता मिल जाती है, हमारा दिल टूट जाता है, हम पीछे चले जाते हैं। आप ये देखो आपने इतना सफर तय किया है, इतना ही तौर करना है। ठीक है ना, क्या पता सफलता आपके सामने हो, बैक मुड़ने की बजाय आगे चला करो। बी मोटिवेट, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे मोटिवेट विद मी। अब क्या हुआ, अब भाई ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये आ गया, मतलब ये मोहम्मद गोरी आ गया दोबारा अटैक करने। जयचंद ने इसको स्पॉट किया और होता एग्जैक्टली यही सेम। ये तो कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा था और ये कर रहा था युद्ध की तैयारी। ठीक है ना, तो जो पेपर की तैयारी करेगा वो सक्सेस हो जाएगा, जो खाली बैठ के टाइम पास करेगा नहीं हो जाएगा। अब एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में जीत जाता है और उस युद्ध में जीत के ये फाइनली भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन याद रखने हैं। ये हाँसी का किला, आसिरगढ़ का किला, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तिरवारों का किला, फिर इन दोनों युद्धों का ईयर आपसे पूछ सकते हैं। गोहाना का किला बनवाया था किस राजा से रिलेटेड था, और इसका दरबारी कवि पूछ सकते हैं पृथ्वीराज का वो चंदर बरदाई। इसका दरबारी कवि था चंदर बरदाई। ठीक है, चंदर बरदाई इसका दरबारी कवि था जिसने इसके लिए बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, पृथ्वीराज रासो लिखी थी किसके लिए भाई, पृथ्वीराज चौहान के लिए। किसने लिखी थी, चंदर बरदाई ने। अब ये कहा जाता, कोई कहता है भाई इस युद्ध के बाद ये मर गया था, कोई कहते हैं बंदी बना के दोनों को ले गया। चंदर बरदाई तो अपनी मतलब कहानी में क्या बताता है कि मेरे राजा को ले जाया गया वहाँ पर मोहम्मद गजनवी के सामने, और भाई ये कहते हैं कि इसकी आंखों को अंधा कर दिया, कोई कहता है इसकी आंखें फोड़ दी थी युद्ध में। ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बट मेन पॉइंट पे आ जाओ। फिर ये लास्ट में जाता है ना जब उसके यहाँ, तो यूँ कहते हैं इसको शब्द भेदी बाण चलाने की टेक्निक थी। शब्द भेदी का मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ पे बाण चला देता था। इसकी आंखें तो युद्ध में फूट गई थी बट फिर भी शब्द भेदी बाण चला देता था ये। तो ये कहते हैं कि इसका जो कवि होता है चंदर बरदाई, जब ये चंदर बरदाई बताता है मोहम्मद गोरी को कि भाई ये तो शब्द भेदी बाण चलाता है, तो मोहम्मद गोरी कहता जनाब मैं भी देखना चाहूँगा आपकी कलाकारी को, कैसे आप शब्द भेदी बाण चलाते हो। तो होता क्या है, ये कहता भाई एक सैनिक की तरफ इशारा करके कि सैनिक बोलेगा और तू शब्द भेदी बाण उधर चलाइयो। लेकिन ये कहते हैं कि चंदर बरदाई ने कोई कहानी सी सुनाई कि उधर सिंहासन पे राजा बैठा है, ये वो फलाना ऐसे करके, और सीधा पृथ्वीराज चौहान ने तीर मार दिया मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी वहाँ मर गया और फिर चंदर बरदाई को लगता है इसके लोग हमें मारेंगे, तो चंदर बरदाई ने इसको मार दिया और इसने चंदर बरदाई को। ऐसा लिखा है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, बट सबका अलग अलग है। कोई कहता है इसी युद्ध के बाद मर गया था, तभी तो भारत में मुस्लिम सत्ता हुई। आपको पता है ये हिस्ट्री है, बीत चुकी है, जो सोर्सेज कहेंगे, जो किताबें कहेंगी हम उनको मान लेंगे। तो आपसे कभी ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो पूछा जाने वाला है नहीं कि ये मरा कैसे, बट आपको इससे रिलेटेड बस यही क्वेश्चन याद रखना, आसिरगढ़ का, तलवारों का किला और गोहाना वाला। ठीक है, और ये चंदर बरदाई वाला पॉइंट जो है आप बेसिकली याद रखेंगे। ठीक है भाई, फिर मोहम्मद गोरी एक दो युद्ध और करता है, हमें इसकी कहानी से क्या मतलब है, फिर वो हरियाणा हिस्ट्री की काम की नहीं है। ठीक है, अब ये मोहम्मद गोरी जब वापस जाता है तो अपनी सत्ता भारत में दे जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये अपने गुलाम को अपनी सत्ता दे जाता है और इसके गुलाम का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करती हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत मतलब मुस्लिम साम्राज्य को पूर्ण रूप से स्थापित कर देता है, जिसको कहा गया बच्चे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक
भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर लेता है, जिसको कहा गया दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया। ठीक है, इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया। कितने वंशों ने राज किया? 5 वंशों ने राज किया इस दिल्ली सल्तनत में। वो 5 वंश कौन कौन से थे? एक लाइन लिख लो, गुड़ खाओ तसले में। अब आप कहोगे जी तसले में कोई गुड़ खाता है? भैंस खाती है, गाय खाती है, जो मर्जी खाता हो, हमें तो याद करने से मतलब है। गुड़ खाओ तसले में। अब तसला वर्ड यहाँ पे बड़ा है ना, तो तसले के तीनों लेटर आएंगे, इनका एक एक। गै से गुलाम वंश, खे से खिलजी वंश, तै से तुगलक वंश, से सैयद वंश, और एल से आएगा लोधी वंश। और एल से क्या आएगा बच्चे? लोधी वंश। ठीक है, मीन्स दिल्ली सल्तनत जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एस्टेब्लिश की थी 1206 में, उस दिल्ली सल्तनत में 5 वंश राज करते हैं। गुड़ खाओ तसले में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब इनमें बहुत सारे राजा हुए, बट हमने क्या करना उनकी कहानी पढ़ के, है ना। हम तो उतनी पढ़ेंगे जितनी अपनी हरियाणा हिस्ट्री में काम आएगी। ठीक है भाई, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने हरियाणा के इतिहास में कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया। तो वैसे कुतुब मीनार का नींव रखा था, भारत की पहली मस्जिद बनवाई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हरियाणा इतिहास में कुछ नहीं किया। फिर आता है भाई इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, लेकिन इल्तुतमिश ने भी हरियाणा में कुछ खास नहीं किया। एक युद्ध है जो याद करना है आपने, 1215 में होता है तरावड़ी का तीसरा युद्ध। इल्तुतमिश वर्सेस यल्दोज, बस ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, दूसरा राजा होता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच एक दूसरा युद्ध होता है, तराइन का युद्ध होता है। ठीक है, इल्तुतमिश वर्सेस यल्दोज के बीच। तो आपको यही याद रखना है, बाकी इल्तुतमिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है अपने हरियाणा के इतिहास में करने लायक। ठीक है, भारत का पहला सुल्तान, तो इल्तुतमिश तरावड़ी के 3 युद्ध हुए हैं भाई, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी 2, थर्ड है 1215 में तरावड़ी का तृतीय युद्ध होता है इल्तुतमिश वर्सेस यल्दोज के बीच। ठीक है, इल्तुतमिश का, अब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इसकी पुत्री होती है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हरियाणा जीके में। इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी आती है और इसकी बेटी का नाम होता है बच्चे रजिया सुल्तान। अब ये जो रजिया सुल्तान होती है, ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका, भारत की पहली महिला शासिका, भारत की पहली महिला सुल्तान, क्वेश्चन व्हाटएवर कुछ भी हो, भारत की पहली महिला शासिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आंसर आएगा क्या भाई? रजिया सुल्तान। ठीक है, तो भारत की पहली महिला शासिका, भारत की पहली महिला, व्हाटएवर इट में भी कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा क्या? रजिया सुल्तान। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका, कोई भी किसी भी प्रकार से आपका आंसर आएगा क्या? रजिया सुल्तान आएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या आएगा बच्चे? रजिया सुल्तान। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका। अब रजिया सुल्तान की भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जिन शॉर्ट सुन लीजिए, हमें तो अपने क्वेश्चन करने हैं उसमें से क्या आएंगे। अब जब बात करते हैं रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की महिला थी भाई रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, गुलाम वंश की महिला शासिका थी। अब रजिया सुल्तान, क्या नाम था उसका? अल्तुनिया। हाँ, रजिया सुल्तान के लिए एक गवर्नर सा टाइप में बंदा काम करता था, नाम था अल्तुनिया। एक था इसका याकूत खां, ये इसकी घोड़ों की अश्वशाला का प्रधान था। घोड़ों की अश्वशाला का प्रधान था, मतलब घोड़ों की अश्वशाला, मतलब अश्वशाला घोड़ों की ही होती है वैसे तो, इट्स अ मिस्टेक। अश्वशाला का प्रधान था ये याकूत खां, और एक अल्तुनिया जो इसका गवर्नर टाइप में इसके नीचे काम करता था। ठीक है, अल्तुनिया को ये बना देती है भटिंडा का गवर्नर।
लेकिन ये अल्तूनिया बेचारा बचपन से ही इसको पसंद करता होता है, किसको? रजिया सुल्तान को। लेकिन यहाँ भी लव ट्रायंगल है, मतलब ये प्रेम बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है ना, आज की बात नहीं है। अब रजिया सुल्तान को तो मतलब अल्तूनिया बचपन से ही प्रेम करता था, लेकिन रजिया सुल्तान किसको पसंद करती थी भाई? याकूत खां को। ये याकूत खां कौन था? ये इल्तुतमिश के समय था, जब इल्तुतमिश जैसे घोड़े पर नहीं बैठते थे राजा लोग, तो ऐसे ऐसे अपना हाथ रखते थे ऐसे, जी जनाब, और राजा हाथ पे ऐसे रख के पैर और फिर घोड़े पर बैठता था, तो ये काम करता था, मतलब ठीक है। तो भाई इल्तुतमिश तो मर गया, अब जो भी राजा बनेगा उसके लिए काम करना है। अगली रानी कौन बनी, मतलब राजा कौन बनी? भाई रजिया सुल्तान। तो एग्जैक्टली ही इज डूइंग द सेम थिंग। मल्लिका आइए, और ये ऐसे ही रजिया सुल्तान को भी घोड़े पे बिठाता था, और भाई घोड़े पे बिठाते बिठाते इसको हो गया रजिया सुल्तान से प्यार, और सेम दोनों तरफ। तो रजिया सुल्तान भी इसको पसंद करने लगी, और रजिया सुल्तान ने इसको अपना अध्यक्ष बना दिया। आशवर, आमिर ए आशवर, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। इसने इसको उपाधि दे दी आमिर ए आशवर की, जो एक बहुत बड़े ओहदे को दी जाती है, ठीक है। लोग खिलाफ हो गए कि क्या कर रही है ये, मतलब इतनी बड़ी महिला हो गई, घोड़े वाले के चक्कर में पड़ रही। आपको पता विनाश का कारण तो बनना ही था ना भाई, इतनी बड़ी महिला एक घोड़े वाले के चक्कर में पड़ रही है, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे लोग। और इसी का महान भाई था बहराम शाह, जो गद्दी के पीछे पागल था कि मुझे गद्दी चाहिए। अब होता क्या है, एक बार भटिंडा में कुछ विद्रोह वगैरह हो जाता है, ये उसको दबाने जाती है। जब ये विद्रोह को दबाने जाती है तो अल्तूनिया मिलता है इसको वहाँ पर। अल्तूनिया, पहली मोहब्बत जाग उठी अल्तूनिया की देखते ही, फिर अल्तूनिया इसके सामने कंडीशन रखता, कुछ ऐसा होता है जेल वेल में चली जाती है, तो अल्तूनिया कहता है या तो तू इस विद्रोह में यहीं जेल में रहेगी, और ना तो तू मेरे से शादी कर ले, मतलब दो कंडीशन रखता है। अब इसको लगता है यार मैं सारी उम्र इस भटिंडा की जेल में सड़ने से अच्छा तो इस अल्तूनिया से शादी, क्यों? क्योंकि पीछे से ही जो आमिर आशवर होता है ना, इसके भाई हुई मरवा देते हैं, ठीक है, आमिर आशवर को। तो बेचारी रजिया सुल्तान को लगता है कि मेरा शाहरुख खान तो चला गया, अब मैं खाली बैठने की बजाय इसको बेचारे अल्तूनिया के साथ ही चली जाऊं, ठीक है ना। तो ये अल्तूनिया से शादी करने को हाँ भर लेती है। अब बेचारे आ रहे थे दोनों, अल्तूनिया भी खुश हो रहा था, मेरी शादी होगी रजिया सुल्तान से, मैं तो जाके दिल्ली का महाराजा बनूंगा भाई, क्योंकि मेरी घरवाली बीवी मेरी, तो मैं कौन सा कम रहूंगा। अब ये भी सपने ले रहा था गद्दी पर बैठने के। आ रहे थे बेचारे दोनों, बीच में जो बहराम शाह है ये बड़ा ही निकम्मा है, और ये क्या करता है भाई, इनकी दोनों की हत्या करवा देता है। कहाँ? दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, कैथल के जंगलों में, ठीक है। एक कहावत आती है ना, रजिया सुल्तान घिरी डाकुओं से, तो ये डाकू भेज देता है रजिया सुल्तान के इर्द गिर्द डाकू बेचारे, और मार देते हैं इनको कैथल के जंगलों में। तो क्वेश्चन बनता है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा है बच्चे कहाँ पर? कैथल के जंगलों में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 1240 में रजिया सुल्तान की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1240 में रजिया सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कैथल के जंगलों में। पानी पी लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। अब रजिया सुल्तान के बाद यहाँ पर जो राजा आता है गुलाम वंश में, उसके भी क्वेश्चन हैं 2-3 हरियाणा जीके में इंपॉर्टेंट। रजिया सुल्तान के बाद जो राजा आता है हरियाणा में, वो आता है, कौन आता है? बलबन, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद जो राजा बनता है बलबन, वैसे तो बहराम शाह बनता है, इसका एक और भाई बनता है, बट हरियाणा जीके के हिसाब से गुलाम वंश में फिर जो नेक्स्ट राजा आता है बलबन। बलबन के भी 2-3 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है हरियाणा में मेवातियों के विरुद्ध, मतलब मेवात में एक्चुअली बलबन आया। बलबन सोच रहा था कि मैं मेवात के सारे एरिया पर अटैक कर लूँ और अपना राज जमा लूँ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में मेवातियों का विद्रोह किसके समय में हुआ था? ठीक है, तो हरियाणा में जो मेवातियों का विद्रोह हुआ था बच्चे, वो किसके समय में हुआ था? तो वो बलबन के समय में हुआ था। ठीक है, हरियाणा में मेवातियों का जो विद्रोह हुआ था वो किसके समय में हुआ था? बलबन के समय में। ठीक है, हरियाणा में
मेवातियों का जो विद्रोह हुआ था वो किसके समय में हुआ था बच्चे? बलबन के समय में। ठीक है, किसके समय में? बलबन के समय में हुआ था हरियाणा में मेवातियों का विद्रोह। पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। और मेवातियों ने, ये कहते हैं इसने मेवात के सारे जंगल कटवा दिए, मतलब मेवातियों से ये पूरा राजा बनना चाहता था वहाँ का। तो ये विद्रोह हुआ था 1266 में, ध्यान रखना 1266 में। और इसने वहाँ पर एक दुर्ग बना दिया, गोपालगिरी का दुर्ग। क्वेश्चन आता कहाँ पर है? गुड़गांव में है, गुरुग्राम प्रेजेंट। ठीक है, तो गोपालगिरी का दुर्ग जो है इसने कहाँ पर बनवाया भाई? बलबन ने। हरियाणा में इसने दुर्ग बनाया, कौन सा? जिसका नाम था गोपालगिरी का दुर्ग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आता है। गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया। कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। क्यों? मेवातियों से निपटने के लिए। भैया ऐसे हम भी ऊंचे ऊंचे किले बना लेते हैं, मेवाती लोग पेड़ों पर चढ़ जाते थे, मतलब इस टाइप के थे मेवाती लोग। ठीक है ना। और ये हाँसी का इक्तादार भी था, ध्यान रखना, हाँसी का इक्तादार, राजा बनने से पहले हाँसी का इक्तादार। ये इक्तादार क्या होता है? पहले नगद वेतन का ट्रेंड नहीं था, आप काम कर रहे हो तो आपको नगद वेतन नहीं मिलता था, भूमि मिल जाती थी, जो जो जीत के आते थे ना भूमि मिल जाती थी, और उस भूमि का ही आपको मतलब इक्ता प्रथा बोलते थे, इसको इल्तुतमिश ने शुरू की थी, और उसी भूमि का आप स्वामी बन जाता था इक्तादार, जो रिवेन्यू वगैरह कर वर टैक्स वैक्स लेके राजा को देता था। तो ये हाँसी का क्या था भाई? इक्तादार था। ठीक है, इसने एक नीति चलाई थी जिसका नाम था लोह एवं रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन, लोह एवं रक्त की नीति। ठीक है, ब्लड एवं आयरन, लोह एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी भाई? बलबन ने चलाई थी। ठीक है, कौन सी नीति? लोह एवं रक्त की नीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। किससे भाई? मेवातियों से निपटने के लिए। ठीक है, किससे निपटने के लिए? मेवातियों से निपटने के लिए। अब ये कई बार आता है मेवात पर अटैक कब किया, तो इसको एक क्वेश्चन के आंसर की मैं ना 65 माना था, आप 65 ही कर लेना भाई, किताबों में अलग अलग लिखा होता है। 1265 में इसने क्या किया था? मेवात पर अटैक किया था। ठीक है, कब किया था भाई? 1265 में इसने मेवात के सारे जंगलों को भी कटवाया था। किसने पूछे? तो इसी ने कटवाया था मेवात के सारे जंगलों को। ठीक है, क्लियर? मेवात के सारे जंगलों को इसी ने कटवा दिया था। क्लियर? तो बलबन से रिलेटेड यही क्वेश्चन याद रखना, गोपालगिरी का दुर्ग, गुड़गांव में लोहे एवं रक्त की नीति, हाँसी का इक्तादार, और मेवात के जंगल किसने कटवाए? ये क्वेश्चन आ जाए, बलबन ने कटवाए थे। ठीक है, मेवात के जंगल कटवाए भी पूछ ले तो बलबन ने कटवाए थे। क्लियर? अब गुलाम वंश की बात आता है खिलजी वंश। वैसे तो मेरा बहुत फेवरेट है, जो मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, आई जस्ट फॉल इन लव विद अलाउद्दीन खिलजी, द रणबीर सिंह, एंड मूवी भी आई थी पद्मावत, बड़ा मजा आता है। बट यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट में बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी वंश का कोई भी शासक भारत में कहीं भी ज़्यादा हरियाणा में रिलेट नहीं करता, लेकिन एक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने हरियाणा में एक दो बिल्डिंग बनवाई थी। वो हाँसी गेट है हरियाणा में, बरसी गेट हाँसी में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी, खलबली खलबली सुपर मूवी है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने हरियाणा में एक बरसी गेट बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, हाँसी में। वैसे तो इसकी बहुत सारी हैं, अलाई दरवाजा इसने बनवाया था, शीशे वाली मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का दरवाजा, हजार खंबा भवन, सब दिल्ली में बनवाए हैं, तो हरियाणा में शायद इनका काम नहीं है। अलाई दरवाजा, जैमत खाना मस्जिद, सीरी फोर्ट, सीरी का दुर्ग है, सब अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाए थे। ठीक है, बट हरियाणा में इसने एक बरसी गेट जो है बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बरसी गेट याद कर लेना, यही है हरियाणा में, बाकी इसका कोई खास क्वेश्चन नहीं है भाई अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अब खिलजी वंश में कोई खास हरियाणा में क्वेश्चन नहीं है। अब आता है तुगलक वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हरियाणा जी के। तुगलक वंश में है, पहले तो ग्यासुद्दीन तुगलक आएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक का कोई खास हरियाणा में क्वेश्चन नहीं है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, उसका भी हरियाणा जीके में कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद इसका जो बेटा आता है फिरोज शाह तुगलक, बेटा नहीं सॉरी, उसके भाई का बेटा होता है फिरोज शाह तुगलक। अब भाई जो फिरोज शाह तुगलक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर हरियाणा जीके, बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिरोज शाह तुगलक हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक। अब देखो इसके सारे पॉइंट सुन लो अच्छे से। फिरोज शाह तुगलक की यदि बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर टाइप का राजा था, मतलब कट्टर इन द सेंस अपने धर्म के पीछे, ही इज मैड आफ्टर हिज रिलीजन, ये अपने धर्म के पीछे पागल था कि मेरा धर्म है, मुझे मुस्लिम धर्म को फैलाना है, और इसने इवन महिलाओं को भी दरगाह वगैरह पे जाने से निषेध कर दिया था। बहुत स्ट्रिक्ट सा टाइप में था ये जो राजा था फिरोज शाह तुगलक।
ये हिंदुओं के मंदिर बहुत तुड़वाता था भाई, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हिंदू मंदिर जैसे वो गोरी तुड़वा के गया था मोहम्मद गजनवी, ऐसे ही हिंदुओं को मतलब हिंदुओं के साथ दुष्व्यवहार करता था, हिंदुओं को मरवाता रहता था, ठीक है। तो इसी चक्कर में लोग इसके धार्मिक कट्टरता की वजह से इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की और गोहाना में एक बहुत ज़बरदस्त विद्रोह हुआ था। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, गोहाना का विद्रोह, गोहाना का प्रसिद्ध विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो गोहाना का जो प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था वो इसके समय में हुआ था। कहाँ पर भाई? फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था, ठीक है। किसके समय में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था हरियाणा का प्रसिद्ध विद्रोह, ठीक है। अब भाई ये सबसे ज़्यादा मुसलमान बनाता था हरियाणा में, मुसलमान बनाने का काम इसने हरियाणा में किया था। गरीब तबके के लोगों को कहता धर्म परिवर्तित कर लो। सबसे ज़्यादा मुसलमान इसने मेवात में बनाए थे, मिनी पाकिस्तान बना के छोड़ दिया था, ठीक है ना। मिनी पाकिस्तान कहा जाता है मेवात को। मेवात मुस्लिम बहुमत एरिया है, तो सबसे ज़्यादा मेवात में कहते हैं कि आज भी आपको पता है कि बहुत इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है मेवात का एरिया, तो उसको फिर धर्म परिवर्तन करवाना कुछ आसान हो जाता है। तो इसने बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स बनवाए भाई मेवात में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आता है सबसे ज़्यादा मुस्लिम इसने कहाँ बनवाए थे भाई? मेवात में बनवाए थे। धार्मिक कट्टरता, और मेवात को कहा जाता है मिनी पाकिस्तान, ठीक है। अब इसने 1351 में, वैसे तो इसने 5 शहर बसाए थे, ठीक है, 5 शहर बसाए थे, लेकिन हरियाणा के 2 शहर थे। इसके 5 शहरों में से 2 शहर हरियाणा के थे, एक फतेहाबाद और एक हिसार, ठीक है, फतेहाबाद और हिसार। तो हरियाणा में इसने 2 शहर बसाए थे, फतेहाबाद और हिसार। फतेहाबाद को इसने बसाया 1351 में और हिसार को बसाया इसने 1354 में, ठीक है। फतेहाबाद इसने अपने बेटे फतेह के नाम पे बसाया था, ठीक है। इसके बेटे का जन्म हुआ था, फतेह नाम रखा गया था क्योंकि ये किसी अभियान से आ रहा था और विजय प्राप्त हुई थी, तो फतेह नाम रखा और अपने बेटे के नाम फतेह के नाम पर ही इसने इस शहर का नाम रख दिया, क्या भाई? फतेहाबाद, ठीक है। 1351 में इसने फतेहाबाद बसाया और 1354 में इसने हिसार ए फिरोज़ा, उस टाइम नाम क्या रखा था? हिसार ए फिरोज़ा, ठीक है। उस टाइम इसने नाम रखा था हिसार ए फिरोज़ा, दैट इज़ नाउ हिसार। अब ये हिसार है, बट जब इसने नाम रखा तो नाम था हिसार ए फिरोज़ा। तो यू जस्ट रिमेंबर 1351 में फतेह, 1354 में हिसार ए फिरोज़ा। जो शहर बसाया था इसी ने बसाया था, फतेहाबाद और हिसार, ठीक है, दोनों शहर इसी ने बसाए थे। ध्यान रखना, काफ़ी बारी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है हिसार और फतेहाबाद का, ठीक है। और इसने सिरसा में भी एक नगर बसाया था हरनी खेड़ा नाम से, हरनी खेड़ा नाम से सिरसा में भी एक नगर बसाया था। लेकिन जो बेसिक 5 शहर बसाए थे उसमें से फतेहाबाद और हिसार ही फेमस था, बट वैसे याद रखना सिरसा में हरनी खेड़ा भी इसी ने बसाया था, ठीक है। हरियाणा में जो नहरें निकालने का काम किया था भाई वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। तो नहर निर्माण का पिता, नहर निर्माण का पिता कहा जाता है किसको? फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। नहर निर्माण का पिता कहा जाता है किसको? फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारी नहरें निकालने का काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था नहरें निकालने का काम। हांसी में इसने दुर्ग भी बसाया था, मतलब किले बनवाए थे हिसार में, हिसार में, तभी तो हिसार ए फिरोज़ा कहलाया, ठीक है। हिसार में इसने बहुत सारे दुर्ग बनवाए थे और इसने मस्जिद बनवाई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है, लाट की मस्जिद। इसने 3 चीज़ें बनवाई थी भैया, एक लाट की मस्जिद, ठीक है, एक इसने गुजरी महल, गुजरी इसकी बीवी का नाम था, अपनी बीवी के नाम पे बनाया गुजरी महल, और इसको दिल्ली सल्तनत की सबसे खूबसूरत इमारत कहा जाता था उस टाइम, ठीक है ना भाई। आज ये भूतों का वास होगा। दिल्ली सल्तनत की सबसे खूबसूरत इमारत कहा जाता था गुजरी महल को। और एक इसने बनवाया था 40 हाफिज़ का मकबरा, ठीक है, 40 हाफिज़ का मकबरा, 40 हाफिज़ का मकबरा, गुजरी महल, ठीक है, लाट की मस्जिद, 40 हाफिज़ का मकबरा, ये सभी किसने बनवाया था भाई? इसी ने बनवाए थे, ठीक है। और हिसार आपको पता है किसके लिए फेमस है भाई? हिसार में गेट हैं, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट। हिसार में 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट, एंड वन अनदर नेम इज
मोरी गेट, ठीक है। तो हिसार में ये 4 गेट भी हैं भाई। तो आपको याद रखना, हिसार शहर का कहीं भी जिक्र आए कुछ समझ ना पाए, एक तो जिंदल से फेमस है हिसार और एक फिरोज शाह तुगलक से फेमस है भाई हिसार, ठीक है। तो हिसार काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है अपने समय में, 14वीं शताब्दी में इसने हिसार को बसाया था। गोहाना का विद्रोह हुआ था और गोहाना की भाई एक मिठाई भी बड़ी फेमस है, जलेबी, ठीक है। गोहाना की जलेबी है, गोहाना बस स्टैंड पे ही है। जलेबी वाले का नाम है शायद मातूराम, मातूराम की जलेबी है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये भी कहते हैं कि कहा जाता है ऐसे कि फिरोज शाह तुगलक की मदर हिंदू थी, ऐसा मुस्लिम शासक जिसने एक हिंदू माँ की कोख से जन्म लिया। रज़ब नाम कुछ राजपूतों की रानी थी, ऐसा कहा जाता है कि इसके पिता ने एक हिंदू से शादी की थी। फिर भी पता नहीं है हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों किया भाई, इसने समझ नहीं आता। माँ हिंदू होने के बावजूद भी हिंदुओं से नफरत, दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मीन्स आप इससे फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड पॉइंट सारे याद रखेंगे। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश से कुछ खास हरियाणा में नहीं बचता है। फिर यहाँ पर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का जब शासन होता है तो तैमूर लैंग का भारत पर आक्रमण होता है 1398 में। 1398 में तैमूर लैंग का आक्रमण होता है भारत पे, ठीक है। तैमूर लैंग का अटैक होता है 1398 में इंडिया पर। किसका अटैक होता है भाई? तैमूर लैंग का। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। हरियाणा में ये जगह होती हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक, जो कि तैमूर लैंग के आक्रमणों से अफेक्टेड होती हैं। तैमूर लैंग एक बहुत शक्तिशाली था, बाबर के वंशज थे, तैमूर के राजा, अमीर तैमूर लंगड़ा था वो राजा, इसलिए तैमूर लैंग बोल देते थे। इसने भाई ये भारत की सबसे बड़ी बर्बादी थी, बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था इसमें, भारत में बहुत लूटपाट हुई तैमूर लैंग के अटैकों से, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था भारत को। तैमूर के आक्रमणों में एक साथ देने वाला एक बंदा था भारत का ही, जिसका नाम था खिज्र खां, ठीक है। इसने तैमूर के आक्रमणों में साथ दिया था। तो जब तैमूर वगैरह ये भारत पर लूटपाट करते हैं, आखिर में जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है उसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, कहानी खत्म होती है तुगलक वंश की। तो ये जो खिज्र खां होता है ये एक नया वंश स्थापित कर लेता है भारत में, जिसका नाम होता है सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश ये इतिहास का पहला सुन्नी वंश होता है। मुसलमान होते हैं ना दो टाइप के, सिया और सुन्नी, तो इतिहास का पहला सिया वंश या सिया वंश होता है शायद, ये सुन्नी नहीं सिया, हाँ, इतिहास का पहला सिया वंश था ये, ठीक है ना। सिया सुन्नी, सबसे पहले जितने मुस्लिम हम पढ़ रहे हैं वो सुन्नी वंश से थे, ये सिया वंश के थे। मतलब मुस्लिम्स के दो टाइप के फॉलोवर थे, एक तो पैगंबर हजरत मोहम्मद के और एक उसके जो दामाद थे। तो एक सिया मुस्लिम थे, एक सुन्नी धर्म के लिए कट्टर थे, सिया सोसो थे, ठीक है। तो सैयद वंश, सिया मुस्लिम। मैंने क्यों बताया है खिज्र खां, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। खिज्र खां का जो मकबरा है ना वो हरियाणा के सोनीपत में है, दिस इज द क्वेश्चन, वरना हमें इसको करने की जरूरत नहीं थी। खिज्र खां का मकबरा हरियाणा के सोनीपत में है, जो पठान शैली से बना हुआ है। क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में कि खिज्र खां का मकबरा किस शैली से बना हुआ है। तो खिज्र खां का मकबरा बच्चे पठान शैली से बना हुआ। किस शैली से बना हुआ है? पठान शैली से बना है क्या? खिज्र खां का मकबरा, ठीक है। यहाँ तक ये ध्यान रखेंगे आप, क्लियर। अब तैमूर लैंग के बाद अंत में जो वंश आता है वो वंश आता है बच्चे लोधी वंश। वो वंश आता है कौन सा? लोधी वंश। लोधी वंश इतिहास का अफगानी वंश होता है, जिसमें बहलोल लोधी राजा है, उसका कोई काम नहीं है। फिर सिकंदर लोधी आता है, उसका भी हरियाणा में कोई काम नहीं है। फिर इस वंश का अंतिम शासक आता है जो अयोग्य शासक होता है, डेट इज द नेम ऑफ दैट वंश शासक इज इब्राहिम लोधी। सबने सुना होगा, इब्राहिम लोधी के साथ होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ठीक है भाई। 14 अप्रैल 1526, 14 अप्रैल 1526 को
14 अप्रैल नहीं, 21 अप्रैल होता है, 14 जनवरी तीसरा होता है, 21 अप्रैल है भाई, सॉरी 21 अप्रैल, 5 नवंबर और 14 जनवरी, यस एग्जैक्टली दीज डेट्स आर, हाँ 21 अप्रैल 1526 को होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां मेरा प्रेजेंट घर है वहां पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। अब होता क्या है भाई, बाबर जो है तैमूर लंग का शासक होता है। बाबर बड़ा जबरदस्त किस्म का राजा होता है। बाबर आता है भारत में अपना राज जमाने, क्योंकि बाबर काबुल साइड से था, लेकिन बाबर चाहता था कोई स्थायी बढ़िया सा राज करने, तो बाबर भारत साइड आता है। और इब्राहिम लोदी के ही कोई चाचा वाचा होते हैं, मतलब आलम खां वगैरह, और वो चाहते हैं कि भाई हम दिल्ली की गद्दी पर बैठे, तो वो सोचते हैं बाबर आएगा लूटपाट करके चला जाएगा, लोदी को हरा जाएगा, गद्दी हमें मिल जाएगी, ठीक है। पंजाब का सूबेदार होता है, किसका चाचा होता है, तो बाबर को इनवाइट कर लेते हैं कि बाबर आजा, तू तेरे को यहाँ पर मतलब खूब मिलेगा, इब्राहिम लोदी पे तू अटैक कर। तो भाई बाबर इब्राहिम लोदी पर अटैक करता है। बाबर के पास तो मुश्किल से 12,000 के आसपास सैनिक थे, लेकिन इसके पास, इब्राहिम लोदी के पास लाखों में सैनिक थे, लेकिन फिर भी ये हार जाता है। कारण होता सही रणनीति। जैसे परीक्षा में कोई बच्चा तो इतना पढ़ लेता है फिर भी रह जाता है, कोई बच्चा इतना पढ़ता है फिर भी पास हो जाता है, क्यों? रणनीति। अब ये हरियाणा जी के तुम्हें इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में क्या आएगा उसको पढ़ने की जरूरत है, मतलब बहुत पढ़ो अच्छी बात है, पर क्या पढ़ना है इससे जरूरी है कि क्या छोड़ना है, ठीक है, वो चीज़ मैटर करती है। तो मतलब सिलेक्टेड है, मैंने सब कुछ सिलेक्टेड पढ़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच होता है पानीपत का फर्स्ट वॉर 21 अप्रैल 1526 को, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब बाबर क्या रणनीति अपनाता है? बाबर एक युद्ध पत्ती अपनाता है जिसका नाम है तुलगमा युद्ध पत्ती। जैसे पानीपत है यमुना नदी के इधर उधर, तो बाबर अपने सैनिकों को ऐसे कुछ छुपा देता है, और आधी रात को ही बाबर के पास तोपे वोपे होती हैं भाई, तोपे तोपे चलवा देता है, और इसके इतने सैनिक भी ढेर हो जाते हैं, ठीक है, किसके? अपने इब्राहिम लोदी के। और इस युद्ध में विशाल जीत हासिल करता है कौन? बाबर। और बाबर इस युद्ध में जीत के भारत में मुगल वंश की स्थापना कर लेता। जो दिल्ली सल्तनत थी वो मुस्लिम सत्ता थी, थे तो ये भी मुस्लिम, बट ये दूसरे वाले। भारत में मुगल वंश की स्थापना कर लेता है बाबर। और यहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध में क्वेश्चन आता कहाँ से कहाँ तक लड़ा गया? स्लारगंज गेट से लड़ा गया था। स्लारगंज गेट बिल्कुल बस स्टैंड के पीछे वाले एरिया में स्लारगंज गेट है। स्लारगंज गेट से थोड़ा सा आते इधर लोधी पार्क है, और मेरे एड्रेस में भी मेंशन करती हूँ, बच्चे पहली बार घर ढूंढते हैं, बिल्कुल मेरे घर से 10 कदम की दूरी पर है लोधी पार्क, जहाँ पर इब्राहिम लोदी का मकबरा है। तो क्वेश्चन आता है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? निशा मैडम के घर के पास। ऑप्शन में नहीं आएगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। यू नो आई एम फ्रॉम हरियाणा, पानीपत। और एक और इवेंट, मेरी शादी के बाद सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे बहुत क्रेज़ था, मैं इतिहास में, मेरे को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो आई सेड टू माई हस्बैंड कि पानीपत तो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ तो ये लड़ाई वड़ाई, क्योंकि मुझे क्रेज़ था ना कितना अच्छा सा होगा। मैंने कहा वाओ, यहाँ तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है, मस्जिद है, मेरे को वो दिखाना ये दिखाना। मतलब शादी का नेक्स्ट डे था, फिर ये कहते चल चल तेरे को एक तो अभी दिखाता हूँ, चल छत पे। मैंने कहा हाँ छत से। फिर कहता वो देख सामने, वो है इब्राहिम लोदी का पार्क। उसी पार्क में एक मतलब लाइव दिखाऊंगी मैं तुम्हें किसी दिन संडे को जाके, ठीक है। इब्राहिम लोदी का मतलब ऐसे पार्क बना हुआ है। उस पार्क में इब्राहिम लोदी की कब्र है, जो तोपें यूज़ हुई थी, मतलब वो वाली तोपें नहीं, बट वैसी लोहे की बना रखी हैं। और मैंने कहा ऐसे थोड़ा ना मज़ा आ रहा, जाके दिखा दो। फिर कहते अभी तो रुक जा, एक दिन हुआ है। मैंने कहा फिर मंदिर जाना था हमें, जैसे मत्था टेकने मंदिर में सामने ही, तो मंदिर के सामने ही तो है लोधी पार्क, तो वैसे ही देख के आ गए थे। और वहीं उसकी फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने, उसकी कब्र पे इब्राहिम लोदी की कब्र पे बैठ के। तो बिल्कुल मेरे घर के पास ही इब्राहिम लोदी की कब्र बनी हुई है भाई पानीपत में। अब इस युद्ध में जब बाबर जीतता है, तो इस खुशी में बाबर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है जिसका नाम है काबुली मस्जिद, अपनी पत्नी के नाम पे, ठीक है, काबुली मस्जिद। तो बाबर एक मस्जिद बनवाता है, द नेम ऑफ द मस्जिद इज काबुली मस्जिद। तो काबुली मस्जिद का निर्माण करवाता है कौन भाई? बाबर। और काबुली मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना हुआ है, चबूतरा जैसे बैठने का नहीं होता, वो बाबर के बेटे ने बनवाया था, हुमायूं को। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। काबुली मस्जिद के बाहर चबूतरा किसने बनवाया? बाबर के पुत्र हुमायूं ने। लेकिन काबुली मस्जिद किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई, ठीक है। किस युद्ध के बाद भाई? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से रिलेटेड यही चीज़ आप क्या है मेन याद रखेंगे। और पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही लोधी वंश या दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, और बाबर जो है भारत में राज करने लग जाता है। और मेवात में भाई फिर कई लोग तो बाबर का विरोध कर रहे थे, और कई लोग बाबर के साथ थे। तो बाबर का एक सबसे बड़ा विरोध किया था किसने भाई? मेवात
के राजा हसन खां मेवाती ने, ठीक है, 1527 में फिर मेवात के राजा थे हसन खां मेवाती। नाम आता है बाबर का विरोध किसने किया था, ठीक है, तो हसन खां मेवाती जो मेवात का शासक था उसने बाबर का क्या किया था भाई, विरोध किया था। और इस विरोध में, इस विद्रोह में हसन खां मेवाती मारे जाते हैं। और मेवात में भाई कहते हैं उनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है मेवात में, ठीक है। और बाबर के विरुद्ध कैथल में भी विद्रोह हुआ जिसको मोहन सिंह मंडार ने, मोहन सिंह मंडार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लिखवा रही हूँ, क्योंकि अब बाबर आ गया तो कोई कोई इसका विरोध भी कर रहा था। तो मेवात में किसने विरोध किया, हसन खां मेवाती ने। मर गया ये बेचारा, तो मेडिकल कॉलेज बनवा दिया हसन खां मेवाती के नाम से मेवात में ही। कैथल में मोहन सिंह मंडार, कैथल से बाबर का विरोध किया मोहन सिंह मंडार ने 1530 में। और मोहन सिंह मंडार की भी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और साथ में 1530 में बाबर की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1530 में बाबर की भी मृत्यु हो जाती है और मोहन सिंह मंडार की भी मृत्यु हो जाती है। सॉरी, आई डोंट नो, मोहन सिंह मंडार के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ भाई, ऐसे नहीं लिखूंगी कुछ भी गलत। बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, ये 120% कन्फर्म है, ठीक है। तो हसन खां मेवाती का कॉलेज याद रखना, मेवात में है, लेकिन एग्जैक्ट जगह पूछे तो नल्लड़, ठीक है, नल्लड़ प्लेस है मेवात में, नल्हड़ में है। एग्जैक्टली पूछा जाए ना इसका प्लेस कहाँ पर है, ठीक है। एक रियासत है जिसने बाबर का साथ दिया था, वो है तावड़ू। तावड़ू रियासत थी हरियाणा में जिसने अंग्रेजों का भी साथ दिया था। तो तावड़ू रियासत ने बाबर का भी साथ दिया था और अंग्रेजों का भी साथ दिया था, ठीक है। लेट मी चेक। मैं सोच रही थी मेडिवल हिस्ट्री को ख़त्म ही कर देते, है ना, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन कर लेंगे। मेडिवल से 1-2 पॉइंट और हैं, कर ही लेते हैं, छोड़ो। मेडिवल हिस्ट्री से 1-2 पॉइंट और हैं, कर ही लेते हैं, फिर मध्यकालीन इतिहास अपना ख़त्म हो जाएगा। और फिर थर्ड जो पार्ट करेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति, अंग्रेज और हरियाणा का जो भी रोल है वो। और इन 3 वीडियोज़ में हरियाणा हिस्ट्री से आने वाले लगभग सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब फिर बाबर के बाद, बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं का कोई खास क्वेश्चन नहीं है। फिर अकबर आते हैं, ठीक है, अकबर आते हैं, मुगल वंश के राजा। अकबर के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यू ऑल नो वेल, अकबर के साथ दूसरा युद्ध होता है, कौन सा भाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जो किसके बीच होता है, हेमू वर्सेस अकबर, 1556 में। 4 नवंबर 1556 में युद्ध होता है किसका, 5 नवंबर 5 नवंबर 1556 में युद्ध होता है अकबर वर्सेस हेमू, अकबर वर्सेस हेमू। हेमू जो है रेवाड़ी का शासक होता है इससे पहले, ठीक है, रेवाड़ी का शासक, आदिल शाह का सेनापति होता है ये, आदिल शाह का, ठीक है, आदिल शाह का सेनापति होता है हेमू, जो कि रेवाड़ी का शासक होता है और आदिल शाह का सेनापति होता है। आदिल शाह जो शेरशाह सूरी वाले वंश से होता है, बट आपको अब यहाँ इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध आपको याद रखना है, अकबर वर्सेस हेमू। हेमू का नाम था हेमचंद्र द्वितीय, हेमचंद्र द्वितीय बोल देते हैं। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, कौन, हेमचंद्र। साथ साथ इसने एक उपाधि ग्रहण की थी जिसका नाम था विक्रमादित्य। इतिहास में 14 राजा हुए हैं जिनको विक्रमादित्य कहा गया है, इतिहास में टोटल 14 राजा हैं जिनको विक्रमादित्य कहा गया है। उन 14 में से जो अंतिम विक्रमादित्य पूछ लिया जाए तो हेमू है, प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। अंतिम विक्रमादित्य पूछ लिया जाए तो हेमू है अंतिम विक्रमादित्य। अब अकबर के साथ इसका युद्ध होता है, पानीपत का सेकंड युद्ध होता है, मतलब पानीपत का सेकंड युद्ध। और इसमें भाई आपको पता है अकबर की विजय होती है, हेमू की हार होती है। रीज़न क्या होता है, अफवाह फैल जाती है हेमू ने पूरा अपनी बॉडी को कवर किया हुआ था कि उसको कुछ भी नहीं लग सकती, बट उसकी आंख अनकवर थी। तो बैरम खां ने कहा, बैरम खां इसका सेनापति था अकबर का, क्योंकि अकबर उस टाइम ज़्यादा बड़ा नहीं था और राज्य मिला था, 13 कुछ वर्ष का था। तो बैरम खां इस युद्ध को लीड कर रहे थे। अकबर की जगह आपको ऑप्शन में बैरम खां भी मिल सकता है, ठीक है, हेमू वर्सेस बैरम खां। तो बैरम खां ने कहते इसकी आंख में तीर मार दिया,
और नाम करवा दिया राजा का कि अकबर ने हेमू की आंख में तीर मारा, लेकिन बैरम खान ने मारा था इसकी आंख में तीर, और ये मरा नहीं था, लेकिन ये हो गया हेमू की आंख में तीर लग गया, वो मर गया, और भाई जनता में भगदड़ मच गई, और जनता को क्या था, ऐसे ही हेमू बेचारा क्या है, हार जाता है। ठीक है, तो हेमू आपको ध्यान रखना है रेवाड़ी से था, ये क्वेश्चन आ सकता है। हेमू हिंदू शासक था, कहाँ से था भाई, रेवाड़ी से था। क्लियर। और हेमू ये कहते हैं, हेमू बहुत शक्तिशाली था भाई, उसने पानीपत के युद्ध से पहले भी 22 युद्ध किए थे अलग अलग राजाओं के साथ, लेकिन कभी हारा नहीं था हेमू। ठीक है, और अकबर का ही एक शिष्य था, मतलब शिष्य नहीं सॉरी, सेनापति जो भी मेन था अकबर का, 9 जेम्स नवरत्न में से था बीरबल। तो क्वेश्चन आता बीरबल का छत्ता या मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है, तो हरियाणा के नारनौल में है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, बीरबल का छत्ता कह दे, मुकुंद दास का छत्ता कह दे, कहाँ पर है भाई, हरियाणा के नारनौल में है। ठीक है, हरियाणा के नारनौल में है बीरबल का छत्ता, या उसको बोलते हैं मुकुंद दास का छत्ता, जो हरियाणा के नारनौल में है। और इसी के समय में संत सूरदास जी थे, जो सूरदास फरीदाबाद के सीही से थे। सूरदास कहाँ से थे, फरीदाबाद के सीही ग्राम से, ध्यान रखना। तो जो सूरदास फरीदाबाद के सीही ग्राम से थे, ये भी किसके कंटेम्प्रेरी थे, अकबर के समकालीन। ठीक है, अकबर के समकालीन थे सूरदास। आपको पता होगा कृष्ण भक्ति के महान कवि सूरसागर जिसने लिखी थी कृष्ण भगवान के लिए, आंखों से अंधे थे बट बहुत महान थे कृष्ण भगवान की लीलाओं को इतना जबरदस्त जिन्होंने डिस्क्राइब किया है, नो वन इज बीट द सूरदास। ठीक है, तो बहुत वैसे तो तुलसीदास भी इसके कंटेम्प्रेरी थे, बट तुलसीदास तो आपको पता है यूपी साइड से थे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव से थे सूरदास, जो कि किसके समकालीन थे भाई, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, जो किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और वल्लभाचार्य इनके क्या बने थे भाई, गुरु बने थे। ठीक है, वल्लभाचार्य इनके क्या बने थे, गुरु बने थे। ठीक है, ध्यान रखना आप। और एक हरियाणा जीके में मेन जो क्वेश्चन आ जाता है लास्ट, जो मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड, हरियाणा में औरंगजेब का टाइम होता है, औरंगजेब के टाइम में तो सतनामियों का विरोध होता है औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, तो सतनामियों का जो विरोध होता है, सतनामी पंथ, क्वेश्चन आता है सतनामी पंथ कहाँ पर है, तो सतनामियों का विरोध कहाँ हुआ, हरियाणा के नारनौल में। ठीक है, हरियाणा के नारनौल में सतनामियों का विरोध हुआ था। सतनामी पंथ है जो हरियाणा के नारनौल में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और एक जो जाटों का विरोध, बस 2 क्वेश्चन याद रखना, जाटों का विरोध और सतनामी पंथ, ये औरंगजेब के समय के हैं, जो हरियाणा के कहाँ पर है, नारनौल में। ठीक है, हरियाणा के नारनौल में है, औरंगजेब के समय में, जो हरियाणा के नारनौल में से थे। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही जो मेडिवल हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन इतिहास है बच्चे, वो खत्म हो जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास से जुड़े जितने भी हरियाणा के इश्यूज थे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट ऑल द इश्यूज विद यू, कि आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्वेश्चन आपका निकलेगा। नेक्स्ट जो हम थर्ड पार्ट करेंगे उसमें हरियाणा का जो मॉडर्न हिस्ट्री है जो अपनी, उससे हरियाणा के जितने भी इश्यूज निकल सकते हैं, जितने भी, चाहे उसमें अंग्रेजों की रियासत है, पानीपत का तीसरा युद्ध है, या फिर उसमें लाइक 1857 की क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम में किस किसने भाग लिया अम्बाला से, ये वो एक्सेट्रा, महान व्यक्ति आ जाएंगे। तो ये सारा हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक वीडियो में कवर करेंगे। सो मुझे दिल से बताना आपको हरियाणा की ये हिस्ट्री की सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि आई विल ट्राई माई बेस्ट एफर्ट फॉर माई डिटेल लविंग स्टूडेंट्स। सो होप सो यू लाइक, so let me tell you like or not. So bye bye, take care, have a nice day, thank you so much.